Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudhamdi, and this is my third video of revision of Indian Economic Chapter 3 Feature, Problem and Policy of Agriculture. In this video I am discussing about some important question related to this chapter and the revision question also for the board purpose and the mid term also. इस चैप्टर के अनुसार मैं आपको बोर्ड में जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ, साथ में मिड टर्म में जो आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ, रिवीजन इंपॉर्टेंट सब डिस्कस करूँगा। ये आपका ये कंप्लीट चैप्टर होगा, एक कंप्लीट वीडियो होगा इस चैप्टर पे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं आखिर इस चैप्टर के बारे में बोल क्या रहा है। फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर। आखिर एग्रीकल्चर का फीचर क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या आता है, या किस तरह का पॉलिसी अपनाते हैं भारत के द्वारा, किस तरह का पॉलिसी जो है अपनाया गया है एग्रीकल्चर में। इस चैप्टर का ये मीनिंग हो गया, ठीक है, ये टॉपिक का। तो इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर आते हैं कि आखिर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या क्या आने वाला है। तो हम लोग देखें यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगाया है, जिसमें है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब एग्रीकल्चर को आप बैकबोन मान सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का। सब्सटेंशियल दिस स्टेटमेंट, मतलब आपको इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा सब्सटेंशियल बताना है, बारे में बताना है। और इन्यूमरेट द टेक्निकल मेजर एडॉप्टेड बाय इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, मतलब ये क्वेश्चन 4 है। व्हाट इज द मेन लैंड रिफॉर्म अंडरटेकन इन इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को डिस्कस करना और समझना है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। अब हम लोग इसके जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो इंडियन इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो पेज नंबर 59 में मिलेगा हम लोग को। तो ये देखिए हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है। जो ये क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। आप इंपॉर्टेंट बोलिए या एग्रीकल्चर को बैकबोन बोलिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट एक ही जैसा टॉपिक है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो पहला जो टॉपिक है, क्यों हम इसे बैकबोन बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को आखिर देश का, तो इसका कुछ कारण है, देखते हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ टू जीडीपी। जीडीपी में ये कंट्रीब्यूशन देता है, जीडीपी को ये बढ़ाने में काम देता है। जीडीपी को 3 सेक्टर बढ़ा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। फिर आते हैं सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। हमें सप्लाई वेज गुड देता है, जैसे वेज गुड मतलब हो गया नेसेसरी ऑफ लाइफ, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, जो खाने पीने की चीज़ सामान है उसे वेज गुड्स के रूप में आप कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हमें मिलता है, इसीलिए हम इसे बैकबोन कहते हैं या इंपॉर्टेंट हो गया ये इसका। फिर अगला देख सकते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमें नौकरियाँ देती है, हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ताकि बहुत सारा फिनिश गुड्स को बनाया जा सके। सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए जो सोर्स है या डिमांड है इसको ये पूरा करता है। जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स चाहता है ये उस तरह का रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है। कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड को ये बढ़ाने का काम करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ टॉपिक लाइन है जिसमें 2018-19 में शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री स्टूड एट 11.76%। मतलब कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो 11.76 है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है बढ़ सकता है। फिर हमारा है कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक ट्रेड, हमारा डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ाने में काम कर सकता है। सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। वेल्थ ऑफ द नेशन राष्ट्र के नेशन को बढ़ाता है, संपत्ति को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा इन्वेट द टेक्निकल मेजर एडॉप्टेड बाय द टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे टेक्निकल मेजर के बारे में बात किया गया है कि आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्निकली हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं पेज नंबर आपको 66-67 में मिलेगा इसका आंसर। और आप इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप खत्म कर देते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारा तरह का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। आपको टेक्निकल रिफॉर्म से पहले आपको एग्रीगेन रिफॉर्म समझना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल रिफॉर्म देख सकते हैं आप वो एग्रीगेन रिफॉर्म के अंतर्गत ही आता है। ये हमारा जो फर्स्ट टेक्निकल रिफॉर्म है, 3 तरह का रिफॉर्म किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके आपको समझना पड़ेगा। एग्रीगेन का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक ना। तो एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर बोलिए या आप एग्रीगेन रिफॉर्म बोलिए, दोनों बात बराबर होता है। और इस रिफॉर्म के अंतर्गत 3 तरह का रिफॉर्म किया गया था, जिसमें टेक्निकल था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था और जनरल था। चलिए एक एक करके बताते हैं आखिर टेक्निकल में क्या क्या था। टेक्निकल में कौन कौन सा हमारा मतलब कि किस तरह का विकास हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहला बात, उसमें पहला पॉइंट है यूज ऑफ HVY सीड।
हाई वेराइटी जो यार्डिंग जो सीड है, इस तरह का जो सीड है इस्तेमाल किया गया था। ये टेक्निकल इसलिए कहा गया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये केमिकल से रिलेटेड है, इसलिए इसे टेक्निकल कहा जा रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये 3 ही फेज है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंट मतलब कि बढ़ाने की कोशिश किया है या डेवलप करने की कोशिश किया है, जिसमें HVY सीड है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया था। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इस तरह के जो केमिकल है जो हम लोग खरपतवार में जो कीड़े मकोड़े को मारने का काम करते हैं, उसके फसल को बचाने के लिए इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट मतलब फार्म मैनेजमेंट की किस तरह से खेती करना चाहिए। साइंटिफिक मतलब साइंस के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार। मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, हम लोग जो मीट कल्टिवेशन की वो मैकेनाइज मीन्स था, मतलब मॉडर्न तरीके से था, ट्रैक्टर से था, हार्वेस्टर से था। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो वो आपका मैकेनाइज मीन्स ऑफ कहलाता है कल्टिवेशन। तो ये टेक्निकल रिफॉर्म है। उसके बाद हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आता है। तीनों रिफॉर्म समझिए। अब मानते हैं कि क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल रिफॉर्म पे है, पर आपके बोर्ड में कोई भी आ सकता है। आप मिड टर्म की इंपॉर्टेंस से आप टेक्निकल मान सकते हैं कि हाँ ये टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, बट आपका ये बोर्ड के व्यू से हम लोग इंस्टीट्यूशनल और जनरल भी ध्यान देते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब होता है संस्था से सुधार रिफॉर्म मतलब सुधार हो गया। जैसे एबिलिटेशन ऑफ द इंटरमीडिएट जमींदारी सिस्टम को हटाना, जमींदार को हटाना, लैंडलॉर्ड को हटाना, इस सिस्टम को हटाना। फिर दूसरा है रेगुलेशन ऑफ रेंट को फिक्स करना ताकि कोई भी ज़्यादा रेंट नहीं ले सके फार्मर से। कॉन्सिडरेशन ऑफ द होल्डिंग मतलब कि फार्मर को होल्डिंग कॉन्सिडरेशन देना, मतलब कि उसके हाथों में जमीन को देना। सीलिंग इन द लैंड होल्डिंग का या जहाँ पे खेती होता है वहाँ का सीमा निर्धारित करना कि कितने जगह तक वो खेती कर सकता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, अगर कुछ लैंड बढ़ जाता है तो सरप्लस लैंड को फार्मर को दे देना। कोऑपरेटिव फार्मिंग किसी तरह का फार्मिंग इस तरह का फार्मिंग में बहुत सारे लोग एक साथ फार्मिंग करते हैं, जिसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। तो एक तरह का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। और उसके बाद देखते हैं जनरल रिफॉर्म में आते हैं। इसमें एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है, मतलब आप सिंचाई करने का जो फैसिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट है, आपको लोन देने का फैसिलिटी को दिखाया जाता है यहाँ पे देता है। रेगुलेटेड मार्केट, एक मार्केट बनाता है जहाँ पे आप फसलों को आके बेच सकते हैं। कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी बनाया गया जहाँ पे लोग एक साथ आकर अपने फसलों को बेच सकते हैं। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सपोर्ट किया जाता है कि आपको जो फसलों का दाम है वो बिल्कुल कम ना दिया जाए, आप वाजिब दिया जाए और सही प्राइस दिया जाए कि कोई भी किसान के साथ कोई गलत ना हो। जितना भी वो मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको फसलों का दाम मिले। तो ये आपका एग्रीगेन रिफॉर्म के अंदर ये 3 रिफॉर्म आता है, जिसमें टेक्निकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारा रिफॉर्म लिखा हुआ है, आप इसे बिल्कुल पढ़ें। इसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ मैं। लैंड रिफॉर्म हो गया या फिर जितना भी रिफॉर्म है, आप इसको जनरल रिफॉर्म देख सकते हैं। तो ये सभी रिफॉर्म यहाँ पे हैं। अब अचीवमेंट ऑफ द एग्रीगेन रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पे लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आखिर आया किसने था? एग्रीगेन रिफॉर्म के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसके हमारा जो खेती था वो बहुत ही ज़्यादा, एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगा था, फसलें बढ़ गए थे। इसीलिए हम इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। आप इसे भूलें नहीं, याद रखें। पर हमारा जो टॉपिक होगा वो टेक्निकल पे होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा दिखाया गया और यहाँ पे ये भी कहा गया शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग, मतलब हमारा फार्मिंग जो है वो खुद के लिए पहले करते थे, आज कमर्शियल फार्मिंग करने लगे, ट्रेड करने लगे, व्यापार करने लगे, ठीक है। चेंज इन द फार्मिंग आउटलुक, फार्मिंग का आउटलुक में चेंज हुआ, लोग बदल गए, फार्मर बदल गए, वो लोग बिजनेस करने लगे आजकल फार्मिंग में। सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन, आज हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी मतलब किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, हमें बाहर से फूड ग्रेन नहीं मंगाना पड़ता है, हम लोग फसल को उत्पादन खुद कर लिए। गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के हिसाब से है, बोर्ड की इंपॉर्टेंस है। बट मिड टर्म की इंपॉर्टेंस है, आप इसे समझ सकते हैं सिर्फ। और मिड टर्म के लिए आपको बस जो रिफॉर्म है एग्रीगेन रिफॉर्म, उस तीनों पे ही ध्यान दें। टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल पे ध्यान दें, और उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान टेक्निकल पे दें। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का लिमिटेशन भी दिया है यहाँ पे, मेरिट डिमेरिट सब दिया गया है। तो आप डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कि एक ही सिर्फ फसल का उत्पादन करने से हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, हमारा टर्सरियल सेक्टर को भी बढ़ोतरी होना चाहिए, इन सेक्टर को भी डेवलपमेंट होना चाहिए, एक तरह का नया तरह का रिवोल्यूशन आना चाहिए, नया तरह का क्रांति आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और एक यहाँ लिखा है व्हाट इज सपोर्ट प्राइस, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये मिड टर्म के अनुसार, ये जितना भी मैंने टिक लगाया है। इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट
इज प्रिपेयर टू बाय आउटपुट ऑफ द कंसर्न क्रॉप। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा प्राइस है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है किसानों का जो फसल का जो आउटपुट है उसको वो बाय करता है, खरीदता है। मान लीजिए वो मार्केट में जब बेचने जाता है फार्मर फसलों को बनाने के बाद, तो गवर्नमेंट उसको खरीद लेता है, जिस प्राइस पे खरीदता है उसको हम लोग सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। मतलब एक तरह का सपोर्ट किया जाता है कि अगर कोई खरीदता नहीं है फार्मर का गुड्स को या फसल को, तो यहाँ पे गवर्नमेंट खरीद लेता है अच्छा प्राइस देकर, ठीक है। जब फसल बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये मार्केट में उसका प्राइस कम हो जाता है, तब गवर्नमेंट उसे उनके मेहनत के अनुसार उनका पैसा दिया जाता है और उस गवर्नमेंट फसलों को खरीद लेता है, तो इसे सपोर्ट प्राइस कहते हैं। फिर व्हाट इज मीन बाय द गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जहाँ 5 आदमी की जरूरत है वहाँ पे 10 आदमी इन्वॉल्व है, खेती बाड़ी में तो सबसे ज़्यादा होता है, तो इस तरह का डिस अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड में सुधार करना, लैंड होल्डिंग, लैंड रेवेन्यू में सुधार करना, लैंडलॉर्ड टेनेंट का जो रिलेशन है उसमें सुधार करना। तो ये सीलिंग ऑफ लैंड। व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब जब सब लोग एक साथ में काम करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका बिल्कुल तैयारी करें। हमारा ये 3 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, 3 वीडियो भी खत्म हो गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। आप तीनों को अच्छे से पढ़ें, आपका वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। अगर आप वीडियो पर ध्यान देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आने का मिल सकता है, ठीक है। चाहे वो बोर्ड हो या मिड टर्म हो या किसी तरह का एग्जाम हो, आप इस वीडियो से अच्छी तरह से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसे याद करें, समझें, सारा जो इम्पोर्टेंट है उसे लिखें, ठीक है। सो थैंक यू।